नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग जेवीटी के एग्जाम के लिए, चाहे आप टीजीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 या फिर कोई और एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं टाइफून कोमे रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो बोलते हैं कि टाइफून कोमे के द्वारा जो है वो किस कंट्री को जो है वो हिट जो है वो किया गया है। अभी टाइफून कोमे का प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिला, और टाइफून कोमे जो है आज कोमे जो आया है इसने किस कंट्री को जो है प्रभावित किया है। इसने चाइना को जो है वो प्रभावित जो है वो किया है। अब ये टाइफून है कोमे। अब इस टाइफून ने जो है वो किस तरह से ये आया और क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। टाइफून कोमे को जो है वो लोकली जो है वो जूजी काओ बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, जूजी काओ इसको जो है वो बोला जाता है। और इसने जो है वो संघाई रीजन को जो है वो हिट किया है। और रशिया में जब सुनामी का हमें प्रभाव देखने को मिला, जो खतरनाक सुनामी वहाँ पर आई थी, तो उसके बाद एक अर्थक्वेक सुनामी हमें वहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद चाइना में भी जो है ये थ्रेट हमें देखने को मिला इस टाइफून का। अब अलग अलग टाइम में ये टाइफून साइक्लोन्स हमें चर्चा में देखने को मिलते हैं। हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें साइक्लोन्स के बारे में जो है वो जानते हैं। साइक्लोन्स देखो, हम इंडियन ओशियन में साइक्लोन ये टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं, परंतु अलग अलग रीजन्स में जो है वो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब चक्रवात जो है वो इंडिया में आता है तो उसको साइक्लोन जो है वो बोलते हैं। इंडिया में इसको जो है वो साइक्लोन बोल दिया जाता है। टाइफून शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब ये चाइना में आता है, तो चाइना में टाइफून बोलते हैं। जापान में भी टाइफून ही जो है वो बोला जाता है, और फिलीपींस में भी जो है वो टाइफून ही जो है वो बोला जाता है। जब यही चीज़ हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए विली विली वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। ये विली विली वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। जब यही चीज़ हमें अमेरिका में देखने को मिलती है तो अमेरिका में हरिकेन्स जो है वो इसको बोलते हैं। हरिकेन्स जो है वो अमेरिका में इसको बोलते हैं। और यही चीज़ जब हमें जो है वो कैरिबियन सी में देखने को मिलती है तो कैरिबियन सी में भी जो है वो उसको हरिकेन्स ही जो है वो बोला जाता है। यूएसए में ना इसके लिए टॉर्नेडो वर्ड भी यूज़ किया जाता है। यूएसए में टॉर्नेडो भी वैसे जो है वो बोल देते हैं, तो यूएसए में टॉर्नेडो इसको बोलते हैं। बाकी हरिकेन्स जो है वो इसको कहाँ पर बोला जाता है, कैरिबियन सी में हरिकेन्स बोला जाता है। साइक्लोन तो आपने जान लिया, इंडियन ओशियन में साइक्लोन्स बोल देते हैं। तो इस तरह से ये टर्म्स आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं इन अगस्त 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है। जब भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कोई नई कंट्री मेंबर बनी है तो उसके बारे में एचएएस में क्वेश्चन पूछे गए, उसके बारे में हिमाचल के बाकी मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए 107th मेंबर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है वो कौन बना है, वो जो है वो मोल्डोवा कंट्री जो है वो बनी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका होगा। मोल्डोवा कंट्री जो है वो 107th मेंबर जो ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनी है। पहले तो हम जानते हैं यहाँ पर मोल्डोवा कंट्री के बारे में कि मोल्डोवा की कैपिटल कहाँ पर है, करेंसी क्या है। मोल्डोवा की जो कैपिटल है वो चसिनाऊ में जो है वो इसकी कैपिटल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जहाँ पर इसकी कैपिटल है चसिनाऊ में इसकी कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है वो मोल्डिवियन लियू इसकी करेंसी है, मोल्डिवियन लियू कर ये इसकी करेंसी जो है वो आती है। इतना आपको याद रहेगा मोल्डोवा के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो है वो जानते हैं। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी स्थापना भारत के द्वारा ही जो है वो इनिशिएट की गई थी। इसकी स्थापना करने के लिए भारत ने फ्रांस को अपने साथ मिलाया था, तब इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में ही स्थित है। भारत के गुरुग्राम में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। इसकी जो स्थापना का ईयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी। इसकी स्थापना 2015 में इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम COP21 की मीटिंग जो था वो हुई थी पेरिस में, तब वहाँ पर जो है वो स्थापना इसकी की गई थी। और इंडिया और फ्रांस के साथ मिलकर ये इनिशिएट जो था वो किया गया था। हमने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में क्वेश्चन पढ़े हैं, हमने पढ़ा था कि इसका 123rd नंबर की एक कंट्री जो है वो बनी है मेंबर, वो कौन सी है, वो हमने अंगोला कंट्री जो था वो पढ़ी थी। अंगोला 123rd नंबर का जो है वो मेंबर इसका बना है और ये मई 2025 में जो था वो बना था।
हमने जो है वो 104th नंबर की एक कंट्री पढ़ी थी जो इसकी मेंबर बनी थी, वो अर्मीनिया जो था वो इसका मेंबर जो था वो बना था। अर्मीनिया 104th नंबर का मेंबर जो था वो बना था। उससे पहले हमने देखा था कि 101st नंबर का मेंबर भी जो है वो बना है, तो वो नेपाल हमने देखा था। और हमने जून 2024 में देखा था कि 100वें नंबर का मेंबर भी बना है। 100वें नंबर का मेंबर जो है वो पराग्वे कंट्री जो है वो बनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पराग्वे कंट्री, ये जो है वो इसकी 100वें नंबर की मेंबर जो है वो बनी है। ठीक है जी, ये आपने मेंबर कंट्रीज़ के नाम, ये जो है मेंबर कंट्रीज़ को जो है वो नाम ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में कौन सी मेंबर कंट्री बनी है। इतना यहाँ से याद रखेंगे एनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो 101st मेंबर कौन बना है, वो नेपाल बना है। वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अभी मोल्डोवा का ध्यान रखना, अंगोला का ध्यान रखना, ये बड़े ही रिसेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। आगे बोलते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025। बोलते हैं कि 43rd नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसको जो है वो दिया गया है, किसको इससे सम्मानित जो है वो किया गया है। तो अभी 43rd नंबर का जो है लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है और ये नितिन गडकरी को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नितिन गडकरी जो है वो मिनिस्टर भी हैं, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास है, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो भी हम जानेंगे। नितिन गडकरी जी के पास जो है वो ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो है, इनके पास ये मिनिस्ट्री जो है वो आती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लोकमान्य तिलक जी के बारे में। 2025 में ये नितिन गडकरी जी को दिया गया, 2024 में भी ये दिया गया था। 2024 में जो था ये सुधा मूर्ति को जो था वो दिया गया था, सुधा मूर्ति को ये जो था वो अवार्ड दिया गया था। इससे पहले और इसके बाद भी अवार्ड ये दिया ही जाएगा, परंतु अभी कौन से नंबर का था ना, ये भी तो याद रहना चाहिए। तो ये 43rd नंबर का अवार्ड जो था वो है। ये पहली बार अवार्ड जो था वो 1983 में जो था वो दिया गया था। और ये अवार्ड जो है वो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो है वो दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। अब हम लोकमान्य तिलक जी के बारे में जानते हैं। ये जो लोकमान्य है ना, ये टाइटल है, ये पूरा नाम नहीं है किसी का। पूरा नाम हुआ करता था बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी जो था वो, इनको ये लोकमान्य का टाइटल दिया गया था। और इनको होम रूल मूवमेंट जो हुई थी ना, होम रूल मूवमेंट के दौरान जो था वो इनको ये लोकमान्य का अवार्ड जो था, लोकमान्य का टाइटल जो था वो दिया गया था। पूरी बात इस तरह से थी कि 1916 में जो है वो होम रूल मूवमेंट जो है वो होती है और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी का जो कंट्रीब्यूशन था, इनके द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई थी, उसको देखते हुए जो है वो इनको लोकमान्य का टाइटल जो था वो दिया गया था। और तिलक जी ने जो ये होम रूल मूवमेंट चलाई थी, ये पूना में चलाई थी। अप्रैल 1916 में जो था वो इनके द्वारा ये चलाई गई थी। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो किसको बोलते हैं, ठीक है, ये टाइटल भी दिया जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी को ही जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी को ही बोलते हैं। इतना यहाँ से क्लियर होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन दी ईयर, होगा यहाँ पर ईयर 2027। तो बोलते हैं कि हाल ही में 2027 के अंत में 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किस देश को चयन किया गया है। हाँ, यहाँ पर बोलते हैं कि लेट 2027 में, मतलब 2027 के अंत में ये 8वें नंबर के जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है वो होंगी। और कौन सी कंट्री को जो है वो चुना गया है कि ये कंट्री जो है वो इनको होस्ट जो है वो करेगी। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की बात की जा रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की यहाँ पर बात की जा रही है जो 2027 में होंगी। उसके लिए माल्टा कंट्री को जो है वो चुना गया है। कौन सी कंट्री? माल्टा को जो है वो चुना गया है। माल्टा जो है वो होस्ट जो है वो इनको करेगी। अच्छा, यहाँ से ये तो याद रह जाएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सीधा जो है वो बनता है। अब और भी तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक होंगे। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ये तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैं, परंतु कॉमनवेल्थ गेम्स भी जो है वो होती हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होती हैं, वो गेम्स जो है वो 1930 में जो था वो स्टार्ट हुई थी। ये 1930 में स्टार्ट हुई थी और हैमिल्टन कनाडा में जो है ये पहली बार जो था वो हुई थी। ये 1930 में होती हैं, हैमिल्टन कनाडा में जो है वो होती हैं। अभी जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो ऑस्ट्रेलिया में जो था वो हुई थी। ये जो था वो 2018 में 21st नंबर की गेम जो था वो हुई थी। फिर उसके बाद 2022 में गेम्स हुई। 2022 में जो था वो इंग्लैंड के बिर्मिंगम में जो है ये गेम्स जो है वो हुई।
अभी जो है वो 2022 में जो गेम्स हुई थी वो हुई थी 22 नंबर की, 22वें नंबर की गेम्स जो था वो हुई थी। अभी 23 नंबर की गेम्स जो है वो होंगी। ये जो 23 नंबर की गेम्स जो होंगी ये जो है वो विक्टोरिया में होंगी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है ये होंगी। ये आपने ध्यान रखना है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है ये गेम्स जो है वो होंगी। ठीक है जी, तो ये आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। और ये गेम्स जो है वो हर 4 सालों के बाद जो है वो कंडक्ट जो है वो करवाई जाती हैं। ये गेम्स जो है वो हर साल 4 सालों के बाद होती हैं, परंतु 1942 और 1946 में ये गेम्स नहीं हुई थी। 1942 और 1946 में ये गेम्स नहीं हुई थी, उसके पीछे का रीज़न था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था उसके कारण ये गेम्स जो था वो नहीं हुई थी, अदरवाइज ये हर 4 सालों के बाद जो है कॉन्टिन्यूसली होती ही होती है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में 21वें नंबर की, 22वें नंबर की, 23वें नंबर की जो 2026 में होंगी वो भी हमने जान लिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है वो होंगी। इतना सा काफ़ी है मेरे हिसाब से कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में याद रखने के लिए। अब देखो, अगर आप हाई कोर्ट जैसे एग्जाम देखते हैं जो बेसिक जिनमें जीके पूछी जाती हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकता है। टफ एचएस लेवल के देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका कवर यहाँ से हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग जेवीटी के एग्जाम के लिए, आप अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि जेवीटी की पोस्टें भी निकली, तो इन पेपर में आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले और जितनी पोस्टें निकली हुई हैं उनमें आप अपनी सिलेक्शन पक्की कर सको, आपको ये इंश्योर हो पाए कि भाई हाँ हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, कि कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर आ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस के लिए ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें जो हमने जीके डिस्कस की है, चाहे वो नेशनल जीके है, इंटरनेशनल जीके है, चाहे वो एचपी जीके है, वो हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो अच्छे से कवर की है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दूसरी बात, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के ऊपर भी फोकस किया गया है ताकि चीज़ें जो है वो आपकी सारी टच हो सकें। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस हैं तैयारी को लेकर, तो आप जो है वो अच्छे से एग्जाम को जो है वो क्लियर कर पाएं, अच्छे से एग्जाम को जो है वो पास करके जो है वो मेरिट में एक अच्छा स्थान जो है वो हासिल कर पाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच 2 इंस्टीट्यूशंस जॉइंटली डेवलप्ड आर डिस्ट्रिक्ट फूड सेवर्निटी इंडेक्स। तो बोलते हैं कि ये जो DFSI, ये जो डिस्ट्रिक्ट फ्लड है, सॉरी फूड नहीं, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवर्निटी इंडेक्स जो है, इनके बाढ़ गंभीरता सूचकांक जो है, ये किसके द्वारा जो है वो विकसित रूप से जो है वो इसको डेवलप किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है, तो ज्वाइंटली इसको डेवलप किया गया है IIT के द्वारा। 2 IIT हैं जिनके द्वारा मिलकर जो है वो इसको डेवलप किया गया है। एक IIT दिल्ली है और एक IIT गांधीनगर है। इन दोनों के द्वारा जो है वो इसको मिलकर जो है वो ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर इसको मिलकर जो है अभी जो है वो इसको जो है मिलकर जो है वो लॉन्च करती हैं, निकालती हैं। परंतु अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप रिसेंट सिनेरियो ये देख रहे हैं कि हर कहीं बादल फट रहे हैं। पहले के टाइम में ना साल में एक आधी बार सुनने को मिलता था कि कहीं पर बादल फटे होंगे, इतना नुकसान हुआ होगा। अब तो सीधा मतलब यही देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि सीधा एकदम से बादल ही कहीं पर फट जाते हैं, इतनी तेज़ गंभीर बारिश जो है वो होती है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं इन चीज़ों के पीछे में? इन चीज़ों को जो है वो स्टडी करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो है वो IITs काम भी कर रही हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है वो काम कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो इतनी गंभीर स्थिति जो है वो एकदम से बन जाती है, इतना नुकसान हो जाता है, एकदम से ज़्यादा बारिश हो जाती है, बादल फट जाते हैं। क्या रीज़न इसके पीछे जो है वो हो सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि ये चीज़ें भी एक सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि पेपर में पूछी जाए तभी आप इनको पढ़ेंगे, नहीं, सोचना ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, माइंड में अलग अलग थॉट आते हैं जहाँ से माइंड जो है वो डेवलप करता है। ये साइकोलॉजी की बेसिक टर्म्स है कि आप कैसे जो है वो दिमाग को ग्रो करेंगे। जैसे खेत में होता है ना कि अगर आप अच्छी खाद देते हैं खेत को तो खेत में अच्छी फसल होती है, वैसे ही दिमाग को अगर अच्छी सोच मिलेगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें मिलेंगी तो दिमाग भी अच्छा ग्रो करता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों के बारे में सोचने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्च्ड बाय ध्रुवा स्पेस। तो ध्रुव अंतरिक्ष द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है अभी एक वाणिज्यिक उपग्रह मिशन, इसका क्या नाम है? ध्रुवा स्पेस के द्वारा अभी जो है वो एक कहेंगे आपकी एक सैटेलाइट, कमर्शियल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है और इस कमर्शियल सैटेलाइट को जो है वो क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है लीप 1 कर LEAP1 कर जो है वो इसको नाम दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी स्पेस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है।
जो हमारे यहाँ के एग्जाम है वहाँ पर करंट अफेयर में वो क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बन ही जाता है। तो ये ध्रुवा स्पेस के द्वारा किया गया है लॉन्च और लीप 1 इसको नाम दिया गया है। अभी हमने निसार भी देखा था। निसार क्या है? निसार जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, निसार जो अभी हमने देखा था जिसके बारे में चर्चा की थी, निसार जो है वो नासा और इसरो के द्वारा, नासा जो यूएस की स्पेस एजेंसी है और इसरो जो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, उन दोनों के द्वारा जो है वो मिलकर शुरू किया गया जो है वो एक मिशन है और ये एक ऐतिहासिक मिशन है निसार। इसने जो है ये जो है वो अभी लॉन्च कर दिया गया है और अपने जो है वो काम पर जो है वो लगा हुआ है। अब ये जो मिशन है ना, ये मिशन जो निसार मिशन है इसरो और नासा का, ये किसके ऊपर जो है वो काम करेगा? तो निसार मिशन जो है ना, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एक। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये निसार क्या है? निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इसरो और नासा इन दोनों ने ही मिलकर जो है वो इसको लॉन्च किया है। तो लॉन्च करने वालों का नाम भी पता होना चाहिए और क्यों ये लॉन्च किया गया है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बोलते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी लिटरेसी इंसान की होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या जो है वो दुनिया में चला हुआ है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ये तो सब बोल देते हैं, परंतु क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। इसको क्या नाम जो है वो दिया गया है? इसको नाम दिया गया है यशोधा एआई। यशोधा एआई जो है वो इसको नाम दिया गया। चलो, इसका नाम आपको याद रह जाएगा कि यशोधा एआई इसको नाम दिया गया है, परंतु इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ये जो मिशन है ये मुख्य रूप से फोकस करेगा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और सेमी अर्बन एरिया है, मतलब आधे शहर में आते हैं, वैसे एरियाज के ऊपर ये फोकस करेगा और महिलाओं को लिटरेट करने के ऊपर जो है ये ज़्यादा फोकस जो है वो करेगा। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सेफ्टी जो होती है, लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है फ़ोन पर, उन चीज़ों के ऊपर जो है ये जो है वो काम करेगा। उन चीज़ों के ऊपर जो है ये जो है वो फोकस करने वाला है और ये फोकस करने वाला है खासकर महिलाओं के ऊपर। तो इसीलिए इसको नेशनल जो वुमेन कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करते हैं। ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। इसकी स्थापना ज़रूर ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कब की गई थी। वैसे ही हमारे पास और भी जो है वो अलग अलग कमीशन बनाए गए हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया गया है, उसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना भी 1993 में ही की गई थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, उसकी स्थापना भी 1993 में ही की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाया गया है, उसकी स्थापना 2007 में जो था वो की गई थी। क्या ये कमीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगर आप अलाइड सर्विसेज का एग्जाम निकाल कर देखेंगे जो अभी हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, तो उस पेपर में जो है वो ऐसे कमीशन पूछे गए थे और उनको मैच करने के लिए बोला गया था कि इनको जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मैच कीजिए। तो ध्यान रखना, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो है वो ये भी 1993 में और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 में जो था वो स्थापित किया गया था। तो इन कमीशंस के बारे में अब याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये यशोधा एआई के बारे में पता चल गया, डिटेल से पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया हैज ऑफिशियली नॉमिनेटेड द एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सारनाथ इज सिचुएटेड इन, तो भारत ने बोलते हैं कि प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया है। अब बोलते हैं कि ये सारनाथ को यहाँ पर नामित किया गया है। सारनाथ कहाँ पर जो है वो स्थित है? सारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, सारनाथ को नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नॉमिनेट इसको अभी किया गया है, इससे पहले ये टेंटेटिव लिस्ट में जो था वो आता था। सारनाथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है, 2025-26 की लिस्ट जो है उसमें इसको जो है वो शामिल किया गया है। इससे पहले जो था वो इसको 1998 में जो था वो टेंटेटिव लिस्ट में जो था वो शामिल कर दिया गया था। तो ये सारनाथ के बारे में आपको याद रहेगा। अब हम यूनेस्को की अलग अलग हेरिटेज लिस्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है क्या, उनके बारे में पूरी बात है। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में भी बहुत सारी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट जो है वो आती है। टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में आती हैं वो 44 साइट्स जो है वो आती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि
यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में कितनी साइट्स आती हैं, तो टेंटेटिव लिस्ट में 62 साइट्स जो हैं वो आती हैं। और नया जो हमने यूनेस्को के बारे में कुछ पढ़ा है कि नई कोई साइट ऐड की गई है, तो वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है वो उनको जो है वो वहाँ पर ऐड किया गया है। सबसे पहली बार हमारे पास जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया कोई भी चीज़, वो 1983 में जो है वो शामिल किया गया था। 1983 में 3 चीज़ों को जो है वो शामिल किया गया। एक आगरा का फोर्ट था, आगरा फोर्ट को किया गया था, एक अजंता की केव्स थी, इनको किया गया था, और एक एलोरा की केव्स भी थी, इनको भी किया गया था। हाँ, चौथी भी एक आइटम थी, वो थी ताजमहल। ताजमहल को भी जो था वो 1983 में ही जो था वो ऐड किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। तो पहली बार 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो चीज़ें शामिल हुई 1983 में, और वो भी 4 चीज़ें शामिल हुई। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 44 साइट्स जो है वो यूनेस्को की यहाँ पर आती हैं। और सबसे लेटेस्ट जो साइट हमारे पास आती है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो है वो आते हैं। अभी हमारे पास एक टेंटेटिव लिस्ट भी जो है तैयार की गई है। टेंटेटिव लिस्ट में अभी सारनाथ को ऐड किया गया है, और सारनाथ का भी ध्यान रखना है कि ये टेंटेटिव लिस्ट में जो है जब आता है तो इसको जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में जो था वो 1998 में जो था वो शामिल किया गया था। अभी इसको अपग्रेड कर दिया गया है, और अपग्रेड कर इसको नॉमिनेटेड लिस्ट में जो है वो ले आए हैं। ठीक है, अभी ये नॉमिनेटेड लिस्ट तक आकर पहुंच गया है। जब ये फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये भी यूनेस्को की पूरी प्रॉपर लिस्ट है, तब वो अलग बात हो जाएगी, वो अलग क्वेश्चन जो है वो एक बनेगा वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं, इससे ज़्यादा ही मैंने आपको बताया जो यहाँ पर लिखा गया है उससे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री होस्ट द फाइड वर्ल्ड कप 2025। तो बोलते हैं कि किस देश के द्वारा जो है ये फाइड विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है वो की जाएगी। ये जो फाइड वर्ल्ड कप है 2025 का, ये किसके द्वारा जो है वो ये जो है वो होस्ट किया जाएगा, ये पता होना चाहिए आपको। फाइड वर्ल्ड कप जो है ना, ये इंडिया के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए अपना भारत महान, ये जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइड वर्ल्ड कप 2025 का इंडिया जो है वो होस्ट करेगा। अक्टूबर 30 से नवंबर 27 के बीच में जो है ये किया जाएगा। इसमें जो है वो 206 प्लेयर जो है वो होंगे नॉकआउट फॉर्म में, और ये जो है वो एक मेजर इवेंट है चेस का, तो ये इंटरनेशनल चेस कैलेंडर में जो है वो आता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फाइड वर्ल्ड कप आता है ये किससे संबंधित है, ये चेस से संबंधित है। ठीक है, चेस से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए कि किससे ये संबंधित है। यहाँ से इतना ही ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट वाज कमेमोरेट एवरी ईयर ऑन। तो बोलते हैं कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको हर साल मनाया जाता है। इसको कब जो था वो मनाया जाता है, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त को जो है हम जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है वो याद करते हैं। अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, कौन से ईयर में जो था वो स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त को 1942 ईयर था जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी जी समझ चुके थे कि भाई देखो अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, तो वो करो या मरो का नारा भी जो है वो देते हैं कि या तो आपको कुछ करना पड़ेगा या तो देश के लिए अपनी जान जो है वो देनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास नेशनल हैंडलूम डे भी जो है वो आता है। नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे की 2025 में थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अच्छा, इसकी थीम आपने ध्यान रखनी है। दूसरा आप जो है वो क्या यहाँ पर जो है वो ध्यान रखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 7 अगस्त को ही हम क्यों नेशनल हैंडलूम डे जो है वो मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जो था वो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया गया था, इसीलिए 7 अगस्त को हर साल ये नेशनल हैंडलूम डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये कहानी है नेशनल हैंडलूम डे की मनाए जाने के पीछे की। आगे बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है वो अभी जो है वो 80th एनिवर्सरी भी मना रहा है हिरोशिमा डे की। तो ये हिरोशिमा डे जो है वो 6 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को जो है वो यूएस के द्वारा जो था वो पहला एटॉमिक बम जिसका नाम लिटिल बॉय था, ये हिरोशिमा के ऊपर जो था वो ड्रॉप किया गया था। और जापान की हिस्ट्री में इसको अभी तक डार्केस्ट पीरियड जो है वो माना जाता है। तो ध्यान रखना कि लिटिल बॉय इसका नाम था और 1945 में जापान के द्वारा ये ड्रॉप किया गया था। तो 6 अगस्त को हम जो है वो हिरोशिमा डे जो है वो मनाते हैं। आपने हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही सुने होंगे। ये नागासाकी डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो ये नागासाकी डे जो है वो कब मनाया जाता है, नागासाकी डे जो है वो 9 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। इस दिन जो है वो अमेरिका के द्वारा जो है जापान के नागासाकी शहर के ऊपर जो है वो फैट मैन कर एक एटॉमिक बम जो था वो गिराया गया था, उसका नाम था फैट मैन।
ठीक है। फैट मैन उसका आपने ध्यान रखना है नाम। लिटिल बॉय जो था वो उससे पहले था, फैट मैन फिर बाद में फेंका गया यहाँ पर। तो इतना सब बेसिक यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है क्या बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंडियन आर्मी एंड जम्मू कश्मीर पुलिस एलिमिनेटेड द एलिज्ड मास्टरमाइंड बिहाइंड द पहलगाम अटैक। तो बोलते हैं कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है जो पहलगाम हमले के पीछे कथित मास्टरमाइंड को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो पहलगाम में जो मास्टरमाइंड थे उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, उस ऑपरेशन का नाम आपने कमेंट कर बताना है। जो हमारा P50 से पिछले वाला पार्ट था उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप जल्दी से कमेंट कर बताइए, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, वैकेंसीज जो आती हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।